Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing theory of NCERT और हम लोग चैप्टर जो पहला चैप्टर एन सेट है 11th क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट उसी का पार्ट 2 ये है। शुरू पहले वाले वीडियो में थ्योरी पहले वाले जो थ्योरी का वीडियो था उसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन करे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स को देखेंगे और कुछ ऑपरेशन जैसे कि सबसेट कुछ स्पेशल टाइप में जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सबसेट है उसको देखेंगे और यूनिवर्सल सेट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्टी सेट नाम से ही लग रहा है कि ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, फिर सेट बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है। पहली बात तो सेट के बारे में हम जो बेसिक चीज़ देखे जो सीखे हैं पीछे वाले में कि सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो वेल डिफाइन जो एलिमेंट है वो डिफिनेशन वाला पार्ट इस एम्प्टी सेट के साथ भी रहेगा। तो एक तरह से ये स्केलेटन बना हुआ है सेट का, और उसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो एम्प्टी सेट रहेगा। तो इसके लिए अगर हम सोच सकते हैं, बहुत सारा रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं, या एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई गर्ल्स स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती है और उसमें नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th अगर पूछ ले तो वहाँ पे वो सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में अगर मान लीजिए कोई एक नंबर सेट ले लेते हैं और इसमें हम बोलेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर अगर लेते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम कहेंगे कि इस एम्प्टी सेट में ऐसा सेट जो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें हम कहेंगे कि वो 2 से डिविजिबल हो, वैसा हो नहीं सकता है। तो एम्प्टी सेट का यूटिलिटी आपको जब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। साथ में जब हम लोग सेट का बहुत सारा जब ऑपरेशन करेंगे या उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको एम्प्टी सेट का यूटिलिटी पता चलेगा। अभी के लिए दिमाग में ये रखना है कि ये सिंपली आपको एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है जिसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट का कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल है, और इस पर्टिकुलर केस में जब एलिमेंट उसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसको लिखने का तरीका है या तो इसको फाई से डिनोट करते हैं, या अगर इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल टू तो ब्लैंक, मतलब कि इन्वर्टेड मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं और उसमें ब्लैंक कोई एलिमेंट नहीं रहता है। तो इतना दिमाग में रखना काफ़ी है। 2 चीज़ रखना है, एक ये एम्प्टी होना चाहिए यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर एक तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई इज इक्वल टू 0 ये लिखने का तरीका है, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फाई। ये यूनिवर्सल चीज है। आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो जब भी n करके कुछ लिखा रहेगा तो ये n a लिखेंगे। तो इस वाले केस में चूंकि हम डॉट डॉट कर दिए हैं तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएगा। तो इस वाले हम जब भी नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट वाले में ही नंबर निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वाले में तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगले में ये कुछ एग्जाम्पल्स है और हम पहले भी बोल चुके थे। जैसे कि अगर हम ए को डिफाइन करें इस तरीके से x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल, ठीक है, और बी एक सेट है स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 11 और क्लास 9th एंड 11th। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक स्टूडेंट 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता है एक ही समय में, और इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो है नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे 11th क्लास जो बोला प्रेजेंटली स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल जनरली 10th क्लास तक होता है। 10th क्लास के ऊपर जो है वो आजकल जो हायर उत्क्रमित विद्यालय बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उसको हायर एजुकेशन में माना जाता है। तो इस कारण से इसको दिखाया है। इसका डिफिनीशन एकदम अच्छे से लिखा हुआ, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और दी वॉइड सेट। हम लोग जनरली एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट भी कभी कभी यूज होता है। ये तो बहुत ही स्पेरिंगली मतलब बहुत नगण्य रूप में यूज होता है। तो हम लोग एम्प्टी दिमाग में रखेंगे और नल सेट रखेंगे। इसको डिनोट जो है वो फाई से किया जाता है। ये चीज हम पहले बता चुके हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ए को डिफाइन करा गया x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2।
अब हम सिंपल बात है, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। अब चूंकि ये कह रहा है x एक ऐसा नंबर है जो 1 से 2 के बीच में है, 1 से बड़ा और 2 से, तो 1 से बड़ा यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी तक हो सकता था, और 2 से छोटा यहाँ पे सिर्फ 1 हो सकता था। तो इस दोनों में से किसी दोनों कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस दोनों कंडीशन को, वो नेचुरल नंबर भी हो और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसी कारण से ए जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। अब x क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि हमको पता है रूट क्या है, रूट टू है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का आपको शायद बताया गया हो, अगर नहीं बताया गया हो तो हम 2 सेकंड में बता देते हैं। इर्रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q इंटीजर हो और q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। इतना अगर आप दिमाग में रखिएगा तो काफ़ी है। हम लोग बचपन यानी कि क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़े थे। ये p और q इंटीजर हो और q जो हो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहेंगे q हमारा रैशनल नंबर है। जबकि रूट टू के बारे में हम देखे हुए हैं कि रूट टू इर्रेशनल नंबर है। इसमें और भी चीज़, जैसे कि ये हो गया, इसके बाद एक और चीज़ बोलते थे कि जब हम रूट टू को अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो उसमें कंटिन्यूसली नंबर आते जाएगा। अगर रिपीटेड रेकरिंग अगर होता तो उसको भी हम रैशनल बोल सकते थे, लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप का कैटेगरी है। तो नॉन रिपीटिंग टाइप का है जिसमें नंबर नया आते जाएगा, तो इस कारण से जो है इसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे। और इसमें हम लोग ज़्यादा अंदर डीपर नहीं जाने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th में ये ऑलरेडी आप पढ़े हैं और हम उम्मीद करते हैं उसको आप रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, बी इज एम्प्टी सेट बिकॉज, अब सिंपल है, एक्स अगर x का वैल्यू यही 2 है तो ये रैशनल तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और रैशनल भी हो। ठीक है, x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब सिंपल है, अगर 2 से बड़ा कोई भी अगर इवन नंबर होगा, जैसे 2 4 6 8 10, सिंपल है, इवन नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, वैसा नंबर जिसमें 2 से डिवाइड हो सके। जो 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, लेकिन 2 के अलावा जो भी नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा, वो सब कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसमें एक से, इटसेल्फ से, यानी कि वो नंबर खुद, और मतलब प्राइम नंबर जो हो गया ये, और प्राइम जो नहीं हुआ वो सारा प्राइम नंबर हो गया, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होने वाला, और प्राइम के अलावा जितना बचा वो सब कंपोजिट हो गया। कंपोजिट में होगा प्राइम नंबर मतलब A1 इटसेल्फ और कुछ और नंबर होगा। किसी केस में मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर वेरी करता जाएगा जैसा हमारा नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हमसे जो क्या पूछा गया कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, नहीं, 2 से बाद जो भी नंबर होगा, जैसे 4 होगा तो उसका 3 डिवाइजर हो जाएगा, 1 2 और 4, 1 2 और 1 2 और इसको 1 2 और 4, 6 का हो जाएगा 1 2 3 और 6। तो ये सब प्राइम नहीं है, इसका मतलब कि सी हमारा एम्प्टी सेट है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x इज प्लस माइनस 2। अब क्या पूछ रहा है, x इज ऑड, डेफिनेटली प्लस माइनस 2 ऑड नंबर नहीं है। और अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन को अप्लाई करें तो वैसा हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। और ये एक्स स्क्वायर है, ये x2 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो जो इस कंडीशन को भी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ में ऑड भी हो, तो इस कारण से ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जब हम लोग डिस्कशन पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सेट को हम लिखने का 2 तरीका सीखे थे, एक सेट बिल्डर मेथड और एक रोस्टर या टेबुलर मेथड, तो दोनों में हम एक बेनिफिट और दोनों का नुकसान देखे थे कि जो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म था उसमें हम लोग नंबर को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये फलाना नंबर है और ये वो है। लेकिन जो हमारा सेट बिल्डर मेथड था उसमें हम ये चीज़ डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे।
उसमें हम एक चीज हमें वहां पे बोले थे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो उस केस में प्रेफरेबली टेबुलर फॉर्म लिखना ज्यादा आसान होता है। वैसे जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो, एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, तो हम उसको 3 डॉट से या तो दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर नेचुरल नंबर को टेबुलर फॉर्म में दिखाना हो तो हम क्या दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 3 डॉट से दिखा के क्लोज कर देंगे। 3 डॉट जब दिखा के क्लोज करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसी को अगर हम कोई दूसरा सेट डिफाइन करें 1 2 3 डॉट डॉट 10, इसका मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। तो ये एक तरीका हम लोग वहां पे ऑलरेडी सीखे थे। जब भी फाइनाइट एलिमेंट होगा तो टैबुलर फॉर्म इजी होगा, और कोई जरूरी नहीं कि टैबुलर फॉर्म में जिसको लिखे वो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यही एग्जांपल है, इसमें हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट है। फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सके, और इसमें कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, तो अमूमन देखा जाता है, प्रेफरेबली जब आप देखिएगा तो टेबुलर फॉर्म में हम जब काउंट करने लायक हो तो उस केस में हम लोग उसको फाइनाइट कर लेंगे। सेट बिल्डर में दोनों ही हो सकता है, लेकिन जेनरली इन्फिनिट, जेनरली बोलने का मतलब नॉट ऑलवेज होता है, यानी ज्यादातर केस में उसमें हम जब इनफाइनाइट एलिमेंट रहेगा या कोई सेट डिफाइंड रहेगा जिसमें बहुत एलिमेंट रहेगा, उस केस में हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में करेंगे। जैसे 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकता है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, और उसको हम टैबुलेट नहीं करेंगे। टैबुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पैटर्न भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। जैसे हम टैबुलेट जब भी करते हैं, यहाँ भी टैबुलेट करें हैं फाइनाइट के लिए, इसमें एक पैटर्न है कि ये एक एक इंटीजर है और एक एक करके बढ़ता जा रहा है, 1 से शुरू होकर एक एक करके बढ़ता जा रहा है। वो चीज इनफाइनाइट वाले में नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट का बस 2 चीज है, और वो चीज हम सेट बिल्डर और उसमें भी थोड़ा सा देखे थे। अभी यही दिमाग में रखना है कि जिसमें काउंटेड मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारा जो सेट है वो फाइनाइट है, और अगर जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रहेगा तो हम कहेंगे इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ सेट which इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एम्प्टी अगर होगा तो उसको भी फाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या बोल सकते हैं, 0। अल्टीमेटली हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिसाइड करेगा कि फाइनाइट है कि नहीं है। तो हम पीछे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने की बात देखे थे, जब भी एम्प्टी सेट होगा उसको 5 से डिनोट करते हैं, या अगर कोई गिवन सेट भी को डिफाइन इस तरह से करें हैं जो एम्प्टी सेट है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 0 होगा एम्प्टी सेट के लिए। एम्प्टी सेट के लिए ये दोनों चीज होगा, तो उस केस में भी हम उसको फाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि 0 एक फाइनाइट नंबर है। लेकिन इनफाइनाइट जब बहुत सारा एलिमेंट रहेगा तो हम इनफाइनाइट बोलेंगे। कंसिस्ट तो क्या बोला कि अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं। जैसे W एक सेट को लिए, नंबर ऑफ वीक्स इन डे, तो ये एकदम फाइनाइट है। हम लोग अगर संडे से शुरू करते हैं और सैटरडे तक जाएंगे तो हमारे पास 7 एलिमेंट आएगा, तो एकदम फाइनाइट है। एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये। देखिए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल बोलना ज्यादा अच्छा होगा, तो पोलिनोमियल का जितना पावर हाईएस्ट पावर होता है, यानी जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसमें उतना ही होता है। तो ये अगर एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री सेकेंड है, तो हम इसमें नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो 2 ही होगा। जब कभी पोलिनोमियल हायर डिग्री का होता है तो उसमें अगर रियल सॉल्यूशन अगर कम होता है तो जो रिमेनिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है। तो ओवरऑल अगर टोटल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो सॉल्यूशन हमेशा उसके डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, और इस कारण से ये भी एक फाइनाइट है। अगर हम G विद द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, अब देखिए एक पॉइंट, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस पे कितना पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है। वैसे स्ट्रेट लाइन के का एक बहुत अच्छा डिफिनेशन बताया गया है, और हमारे गुरुजी जो है वो क्लास 9th में ही बताए थे, और वो डिफिनेशन अभी तक मेरे दिमाग में है। स्ट्रेट लाइन का बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, अगर 2 पॉइंट अगर दूरी पे है तो उसका बहुत सारा पाथ हो सकता है, बहुत सारा पाथ हो सकता है। इन सारे पाथ में जो सबसे छोटा पाथ होगा वो हमारे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एक लाइन को अगर हम कंसीडर करते हैं
तो उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दो पॉइंट का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है, बहुत कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो सकता है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है, और चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है तो नंबर ऑफ पॉइंट के सेट को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, वो फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल वर्कड आउट एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को लेने का मतलब और बताने का मेरा मोटो यही है कि आप इससे आसानी से रिलेट कर सके, और इसीलिए हम एनसीईआरटी को पकड़े हैं। और वैसे भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम बच्चों को पढ़ाए हैं और देखे हैं। कोई भी आप हाई फाई किताब बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी बहुत फंडामेंटल है, और एनसीईआरटी अगर आपको आ रहा है तो आप कोई भी हायर लेवल का किताब को अप्रोच कर सकते हैं, और वो अच्छा है। तो देख लेते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो देखिए, n बिलोंगिंग टू x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब कि x एक नेचुरल नंबर है और इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 2, और 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला नंबर दो सॉल्यूशन होगा, जिसको हम x को अगर कैपिटल X से अगर रिप्रेजेंट कर दे तो ये हमारा सेट हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है, फाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट जो होगा वो हमारा फाइनाइट होगा। अभी हम थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं बता रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉपर तरीके से एक लिखना होता है, और ये लिखने की आदत डालिए। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखने की आदत नहीं होगी तो जो भी डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है या जो लेंदी सॉल्यूशन रहेगा उसमें आप गलती करिएगा। तो ये तो बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमको इतना छूट है। ये अब देख लेते हैं, x बिलोंगिंग टू n और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और x n को बिलोंग करता है, तो x हमारा नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या है, x जो है -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और एंड वाला केस है, तो हम इसमें एक नंबर हमको मिल जाएगा, एक नंबर यहां से मिलेगा 1, मतलब जैसे x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3, ये सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन सेट है। इसको हम नहीं ही लिखते हैं, हम नेचुरल नंबर ही लिखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा -2 इसमें नहीं आएगा, लेकिन एक नंबर तो आएगा 2, तो दोनों का अगर ज्वाइंट सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ +2। ये भी फाइनाइट है, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी एक फाइनाइट सेट है, तो ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। इसको देखते हैं, x बिलोंगिंग टू n एंड 2x इज इक्वल टू 1, तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और इधर हमारा n क्या है 1 2 3 सो ऑन, ये फ्रैक्शन है और ये सब तो इंटीजर होता है, तो दोनों का ये एंड वाला केस है, x इज इक्वल टू हाफ, ये दोनों कंडीशन एंड लिखा हुआ है, साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन इसमें सेटिस्फाई होगा नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और चूंकि नल सेट को हम फाइनाइट सेट मानते हैं, इसीलिए यहां भी इसको भी हम फाइनाइट मानेंगे, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। अब x इज प्राइम और n बिलोंगिंग टू ये, तो ऑब्वियस बात है, अगर हम इसको अगले पेज पे लेके चले, हमसे क्या बोला गया कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये 3 ही डॉट रखते हैं। और प्राइम नंबर अगर हम मान लेते हैं कि x प्राइम नंबर है, प्राइम का सेट मान लेते हैं a है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा 10 11 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन, मतलब इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा इनफाइनाइट तक जाते जाते। और ये दोनों एंड का केस है, इसका मतलब दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन ही लेंगे तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 5, जो इसमें होगा वो सारा इसमें है ही, क्योंकि ये सुपर सेट इसका है, और
हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे सबसेट वगैरह तो उसमें और ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी हम दोनों में कॉमन देखेंगे। तो कॉमन जो भी नीचे वाला है सब कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे और ऐसा हमारे पास कितना एलिमेंट आएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा। और इसीलिए ये सेट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है, यानी कि ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसको देख लेते हैं। एक्स नेचुरल नंबर और ऑड भी है, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं कि एक्स हमारा दो कंडीशन, क्या कंडीशन है, एक तो हमारा एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंगिंग टू एन है, और एक्स जो है वो ऑड है। तो ये तो बहुत हो सकता है। नेचुरल नंबर को हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर अगर हम मान लेते हैं, कोई नया सेट डिफाइन कर दे ऑड नंबर का, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इस दोनों का कॉमन जो होगा वो यही सेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 3 5 7, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि ऑड नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक इनफाइनाइट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एकदम सिंपल है, एकदम रॉकेट साइंस टाइप का कुछ नहीं है, फंडामेंटल चीज है। लेकिन इसके बावजूद हम कहेंगे कि चूंकि ये नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट मतलब 11th क्लास के लिए, तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए और सिंसियरली इसको कीजिए, क्योंकि ये आपके यही डिसाइड करेगा कि आपका कैलकुलस कितना मजबूत होगा। तो कैलकुलस के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है, और खासकर फंक्शन वगैरह, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब समझने में आपको सेट का बहुत अच्छा कंसेप्ट जितना अच्छा रहेगा उतना, और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। इसके पैरेलली हम 12th का जो सेट्स एंड रिलेशन है वो भी कुछ दिनों के बाद हम शुरू करने वाले हैं। तो चूंकि हम ये चैप्टर जब खत्म कर लेते हैं, 3-4 वीडियो इसमें और लगेगा, तो इसको खत्म कर, प्रॉब्लम वगैरह सब डिस्कस करते हुए ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सेट एंड रिलेशन वहाँ शुरू करेंगे, और बहुत अच्छा है। और ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको मतलब एकदम दिमाग में फ्लैशबैक आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छा, इक्वल सेट, ये बहुत ही सही सेट है। जैसे सेट, इक्वल सेट का बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है 4 3 2 1, ये तो एक तरह से चीटिंग हो गया, A इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या होगा कि दो सेट को हम इक्वल सेट तब कहेंगे जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, मतलब हर एक एलिमेंट सेम हो। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट मैच करे और कुछ नहीं करे तो उसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, दोनों में सेम एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब नहीं है। और इसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक दिखाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सी में लिख दे 1 2 3 4 1, तो इसमें इसको हम पहला बात की अगर सेट के डिफिनीशन को जाएं तो सेट में हम देखे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट के एग्जिस्टेंस को ध्यान में रखना है, उसके रिडंडेंसी को ध्यान में नहीं रखना है। तो अगर 1 को हम 2 बार भी लिख दिए तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 नहीं हो गया, मतलब ये 5 नहीं हो गया, इसका ये 5 लिखना गलत माना जाएगा। तो ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, सो लॉन्ग एज कि दोनों में नंबर ऑफ, जो दोनों में जो एलिमेंट है वो यूनिकली सेम है। मतलब जो एलिमेंट इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 4 है इसमें भी 4 है। अब कहेगा इसमें 1 है तो हाँ इसमें भी 1 है। तो ऐसा नहीं है कि जो उसमें हो इसमें हो, और इसमें जो कोई अगर नया, इसमें अगर मान लीजिए 5 रहता तो उसको हम कहते कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि वो वाला सारा एलिमेंट इसमें है लेकिन इसका सारा एलिमेंट उसमें नहीं है। लेकिन ये रिपीटेशन के कारण हमको दिखने में ज़्यादा एलिमेंट लग रहा है लेकिन है एलिमेंट सेम। तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे इक्वल सेट है। और बहुत सिंपल चीज़, ज़्यादा सोचना नहीं है। हम लोग जो पहला दिमाग में मेरे पिक्चर बनता है, मतलब हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनता है वो हमारा बाय एंड लार्ज सही होता है। और सही होने का मतलब उसको मतलब ह्यूरिस्टिक्स पे नहीं जाने का है, तुक्का नहीं लगाना है। मतलब जो दिमाग में आप आ रहा है बस उसको रिफाइन कीजिए, उसको चेक कीजिए कि अच्छा ये जो सोचे हैं ये इस केस में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये अगर ऐसे सोचे तो ये गलत है कि सही है। जब वैसे उसको चेक कीजिएगा वो अपने रिफाइंड हो जाएगा और आपका सही कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन है, two set A and B are said to be equal if they have exactly the same elements
then we write a is equal to b, otherwise set are called said to be unequal, और जब अनइक्वल होगा तो a नॉट इज इक्वल टू बी। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे ए सेट हमारा 1 2 3 4 है और इसमें इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। हम वहाँ पे जब भी हम सेट जब डिफाइन करे थे तो हम बहुत रिपीटेडली बोले थे कि हमारा एग्जिस्टेंस मैटर करता है एलिमेंट का, ना कि रिडंडेंसी या रिपीटेशन या ऑर्डर। मतलब ना ही ऑर्डर डिपेंड करता है एलिमेंट का कि किस ऑर्डर में लिखा गया है, और ना ही रिपीटेशन मैटर करता है। इनफैक्ट जब वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सेट में एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको अकाउंट करेंगे, अदरवाइज बाकी को नहीं देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 इसमें भी है, बस ऑर्डर अलग है, इसके बावजूद ये सेट सेम कहाएगा। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। हाँ, तो देखिए ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो देखिए अगर हम प्राइम नंबर का सेट की बात करें तो 1 2 3 4 नहीं 5 और 6 तो होगा नहीं, 6 से छोटा बोला है। और P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना, तो पहले हम 30 जो है इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका अगर सेट लिखे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 1 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखते हैं फैक्टर के फॉर्म में, 2 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 5, तो दोनों ही सेम है और इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल सेट है। ठीक है, a set does not change if one or more element of the set are repeated। हाँ, ये चीज हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर कोई सेट को रिपीट एलिमेंट को अगर रिपीट कर दिया जाए उससे हमारा सेट अलग नहीं होता है। और इसी का ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है कि 1 2 3 अगर है और यहाँ पे 2 2 1 3 3 है तो दोनों ही इक्वल माना जाएगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। यानी किसी एलिमेंट को पिक करें, 2 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ये तीनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और इसका ही सारा एलिमेंट अगर इसी 3 को पकड़े तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा काफ़ी है कि ये हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग रिपीट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ बार बार इम्फेसाइज कर चुके हैं कि एलिमेंट का एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और अपने आप हमारा हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू ये 0 है, अगर a इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग नल सेट नहीं मानेंगे, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 है। 0 अपने आप में एक एलिमेंट है और 0 को हल्के में नहीं लेना है। 0 जो है नंबर सिस्टम का बैकबोन है और मतलब पूरे नंबर सिस्टम को का जो की एलिमेंट अगर कहा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो वो 0 है। ठीक है, और इसको देखते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट x से अगर नंबर लाइन ड्रॉ करे और उसमें 5 को मार्क कर दे और 15 को मार्क कर, जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, और ये बीच में एंड लिखा हुआ है, तो ये दोनों में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी सेट जो है वो हमारा नल सेट है। नल सेट मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर हमसे पूछे दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं इक्वल है। ए नॉट इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए की बात करें तो 1, नंबर ऑफ एलिमेंट बी की बात करें तो 0। ऑल्दो 0 ही एलिमेंट है तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि अरे 0 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 कैसे हुआ? 0 का अपने आप में एग्जिस्टेंस और इसी कारण से 1 हुआ है। और नल सेट करने का मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है और इसी कारण से नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग ऑब्वियसली अभी तक रीजनिंग ही कर रहे थे। अगला देख लेते हैं। जैसे अच्छा, सब एक ही साथ किया हुआ है तो हम सारे सेट को पहले डिफाइन ही कर लेते हैं। तो हमारा ए तो पहले से ही पता है, ए 0 है। बी हमारा आ गया नल सेट। सी निकालते हैं। सी क्या है? x इज इक्वल टू 5। x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 5। तो अगर c को डिफाइन करें तो इसमें एक आ गया एलिमेंट 5।
और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू -5 कॉमा +5। ठीक है, अब ई क्या बोला है, ई इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ, ये इसका मतलब दो कंडीशन लगा दिया, इंटीग्रल होना चाहिए यानी जो हमारा रूट आना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, वैसे भी इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 प्लस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और 5। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन आया, लेकिन उससे पहले हमको कंडीशन दिया हुआ है इंटीग्रल होना चाहिए तो दोनों इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये रूट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर e के सेट को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा 5। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, c इज इक्वल टू ई हो जाएगा क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम है। इसके बाद कोई एलिमेंट किसी दूसरे के बराबर नहीं है, तो बाकी सब जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। c सिर्फ e के बराबर है क्योंकि c में भी 5 है और e में भी 5 है, मतलब एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है, 5 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर कहा जाए सेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो सबसेट का कंसेप्ट है, और सबसेट जो है वो हमारे अगर हम रियल लाइफ में कहें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम कोट करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कोई किसी को सुंदरता को डिफाइन करना, तो सबसे एक होगा मान लीजिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और उसके बाद उससे जितना कम सुंदर होगा वो उसका सबसेट हो जाएगा। अच्छा, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, उससे कंपैरिजन में थोड़ा कम। इसी तरीके से नंबर के बारे में भी करें तो जो भी नंबर हम डिफाइन करें हैं, जैसे रियल नंबर का सबसेट, हम नंबर सिस्टम जब भी देखते हैं रियल नंबर, इसका एक ट्री बना देते हैं। हम रियल नंबर को हम दो पार्ट में लेके चलते हैं। देखिए, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये ज्यादा अच्छा है। अब यहां से हम स्प्लिट कर सकते हैं। रैशनल का दो पार्ट हो जाएगा, इंटीजर, फ्रैक्शन। इसमें भी इंटीजर में हो जाएगा 3 पार्ट, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। तो इतना इसका हम और भी बढ़ा सकते हैं, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि रियल नंबर हमारा है और उसको हम रियल नंबर एक मान लीजिए इसको अगर सेट में डिफाइन करें आर को, तो आर क्या हो जाएगा, आर को हम एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर लिखना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ भी लिखेंगे तो कुछ दूसरा एलिमेंट छूट जाएगा। तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर जो होगा इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ये इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब कि ऐसा सेट ऐसा सबसेट हमेशा किसी दूसरे सेट का होता है। तो अगर मान लीजिए ए और बी दो से सेट डिफाइन करें तो ऐसे लिखेंगे ए सबसेट बी, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको अगर लिखेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है। बी का सारा एलिमेंट ए में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर करेगा तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इक्वल वाले सेट में क्या देखे, हम देखे कि दो सेट है, उसमें इसका एलिमेंट उसमें और उसका एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सबसेट, ये हो गया इक्वल सेट हो गया। सबसेट हो गया कि सब इक्वल होने के बाद भी सबसेट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे ए सबसेट ऑफ एन इक्वलिटी इक्वल टू बी। इसका मतलब कि दोनों का एलिमेंट सेम रहेगा। लेकिन अगर हम ए सबसेट ऑफ बी सिर्फ लिखते हैं, इसका मतलब कि ए का सारा एलिमेंट, इसको एग्जांपल से अगर दिखाना चाहें तो 1 2 3 लिख लेते हैं और बी में लिख लेते हैं क्या 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट 1 यस चेक, 2 चेक, 3 चेक, 4 तो है ही नहीं ए में। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है।
तो ये जो है हमारा बी का सबसेट कहलाएगा। लाइफ में, पूरे लाइफ में मोर ऑफन देन नॉट हम लोग सबसेट को यूज करते हैं, चाहे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में हो, चाहे इंटेलिजेंस के बारे में हो, चाहे जॉब के बारे में हो, चाहे जिस चीज के बारे में हो। हम बेसिकली एक सुपर सेट, हमारे दिमाग में एक आइडियल केस होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब इसमें रिलीजियस पार्ट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक आइडियल है, मतलब स्टैंडर्ड बेंचमार्क है कि उनसे अच्छा मर्यादित पुरुष कोई हो ही नहीं सकता है। उनसे ज्यादा धर्म रिलीजियस सेंस में नहीं, राइटियसनेस, धर्म का मतलब राइटियसनेस, तो उनके जैसा राइटियस पर्सन हो ही नहीं सकता है। तो वो हमारे बेंचमार्क है, और हमेशा उसके सबसेट, हम लोग जो है उनके सबसेट है। मतलब हम लोग में अच्छाई है, बुराई भी है, हम लोग उतने राइटियस नहीं है जितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चीज मतलब रियल लाइफ में आप हमेशा फील कर देखिएगा। जो भी चीज आप देखिएगा, कोई अगर आप कैमरा खरीदे या कोई घड़ी खरीदे, कोई कपड़ा खरीदे, तो आपको लगेगा कि अच्छा इससे भी अच्छा हो सकता है, ये उससे थोड़ा कम अच्छा है, तो समझिए कि वो आप सबसेट को चूज कर रहे हैं। इसका मतलब, इसको हम अगर दूसरे तरीके से कहें तो सबसेट जो है रियलिटी है, और सुपर सेट जो है वो इमेजिनेशन है या आइडियल है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रॉब्लम। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. हम जब इक्वल सेट की बात कर रहे थे, तो इक्वल सेट में हम बोलते थे कि A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, तब कहेंगे दो सेट इक्वल है। लेकिन सबसेट में क्या कहा जाता है? A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. ठीक है, जैसे AEIOU, और हम अगर बी को डिफाइन करें, इसमें इंग्लिश का लेटर का सारा अल्फाबेट है, ABCD और ऐसे करके XYG और Z, जो भी आपको पसंद हो। तो ए का सारा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो हम यहां कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इधर लिख लेते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ व्हेनेवर ए इज एलिमेंट ऑफ इतना, देन ए इज, वही बात कहने की है कि अगर एलिमेंट स्मॉल ए अगर कैपिटल मतलब सेट ए का एलिमेंट होगा, जब भी होगा तो वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये चीज अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, और ये इंप्लाइज है, ये इंप्लाइज कहने का तरीका है कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट डिफिनेशन ऑफ सबसेट एज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज दैट ए इज सब में एलिमेंट ऑफ। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है अगर स्मॉल ए जब भी ए का एलिमेंट हो तो वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। वही बात है, दूसरे तरीके से इसको कह रहे हैं, ज्यादा क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व करने से होगा, और जब हम वेन डायग्राम देखेंगे वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पिक्टोरियली दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। Q जो है रैशनल नंबर, हम लोग अभी से पहले देखे हैं, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का एक सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को जब मिला देंगे तब हमारा टोटल रियल नंबर बनेगा। तो डेफिनेटली जो हमारा रैशनल नंबर है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, एंड वी राइट इट एज दिस। ठीक है, इसमें जब हम रैशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तब जाके वो रियल बन जाएगा। इफ A इज सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, तो देखिए पहले 56 का सारा डिवाइजर निकालते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 56 को 2 से करेंगे तो 28 दूनी 56, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 7, अब तो होगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 7। ये इसलिए करें क्योंकि प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमको उससे पता चल जाता है कि इसका टोटल डिवाइजर कितना होगा। तो इसका टोटल डिवाइजर कितना होगा, 3 + 1 जो पावर रहता है उसको में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 2 = 8। अब इसका अगर हम सारा डिवाइजर बोला तो हम लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 7 हो सकता है, 7 तो है ही, सॉरी
8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14 हो सकता है, एक 2 और एक 7 मिला के। इसके बाद क्या हो जाएगा फिर अब आगे चलते हैं तो 28 हो जाएगा और 28 के बाद 56 हो जाएगा। 8 होना चाहिए हमारा टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये हमारा सारा डिवाइजर हो गया, ये एक सेट में आ जाएगा, ये हमारा ए सेट हो गया। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, बी इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ, तो बी ले लेते हैं और हम अब अलग से नहीं लिखेंगे, प्राइम नंबर इसी में से पिक कर लेते हैं। इसके बाद तो ये कोई प्राइम नंबर बचेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, B इज सबसेट ऑफ A एंड वी राइट इट इतना एकदम 1 इसमें है, 2 है, 7 है, मतलब A का जो भी एलिमेंट, B का जो भी एलिमेंट है वो A का भी एलिमेंट है, तो हम कहेंगे B इज सबसेट ऑफ A। ऐसे सोचिए कि मतलब जो B का फीचर है वो A में है, लेकिन A में कुछ और ज्यादा है, मतलब कि हमको NCERT आता है और कुछ और भी आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो सबसेट होगा वो रिलेटिवली छोटा वाला होगा और सुपर सेट होगा वो बड़ा वाला होगा, ठीक है। अभी सुपर सेट बाद में डिस्कस करेंगे। फिर एक और देख लेते हैं, यहां पे क्या हुआ, A1 3 5। अब हम कहेंगे, हमेशा लिख के बनाना है प्रॉब्लम को दिमाग में सोचना है, लेकिन पेन से लिखना है जरूर है। x such that x is odd natural number less than 6। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर, तो B लिखिए ऑड नेचुरल नंबर, जो कि ऑड 1 है, 3 है, 5 है और 6 से छोटा, तो इसके बाद तो 6 आ जाएगा, तो हम 5 ही तक चलेंगे। अब क्या कह रहा है कि देन A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ E, हेंस इतना। यही चीज तो हम बोले हैं इक्वलिटी सेट के बारे में, कि अगर A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, तो हम कहेंगे A और B इक्वल सेट है, और दोनों को हम लिख देंगे A इज इक्वल टू B। इसी को कहने का दूसरा तरीका हो सकता है कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A का सारा एलिमेंट B में है। जब भी हम अगर ऐसा लिखते हैं, जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि A का सारा एलिमेंट B में है। साथ में एंड अगर कहें B इज सबसेट ऑफ A, यानी कि B का सारा एलिमेंट A में है, ये दोनों जब साथ में होगा तो इसको, इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। ये देखिए A में वॉवेल्स है और इसमें क्या है, ABCD है। A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ऑल्सो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ऑब्वियस बात है, A सबसेट B का कब होगा, जब A का सारा एलिमेंट B में एग्जिस्ट करेगा। यहां पे A का सिर्फ एक ही एलिमेंट, यानी अगर A को चेक करें तो ठीक है, E नहीं है, I नहीं है, O नहीं है और U नहीं है, इसका मतलब कि ये सबसेट नहीं है। अब हम रिवर्स करके देखते हैं कि अगर B सबसेट ऑफ A होने के लिए क्या होता, कि B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए था। तो इसको हम चेक कर लेंगे, इसको हटा के A एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, B एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एक एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करे तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हम सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। लेट A and B are two set, if A is subset of इतना and A is not is equal to इतना, then it is called proper set। ये चीज हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जैसे 1/2 और 3/2। 1/2 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/, इसमें क्या होता है, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंटीजर भी साथ में मिक्स है। इसको ऐसे लिखने का एक दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये 1 + ½ है और ये सिंपली हाफ है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और ये हमारा ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, लेकिन इम्प्रॉपर यूज नहीं होता तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो प्रॉपर रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल जो पॉलिनोमियल होता है। तो अगर ऊपर में पावर अगर x² + 3x + 4 है और नीचे में x³ + 4x² + 2x + 3 अगर है, तो ये प्रॉपर
फ्रैक्शन माना जाएगा, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल माना जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो डिग्री है वो नीचे के डिग्री से कम है। यही चीज यहां पे भी है कि अगर हम सबसेट अगर निकाल रहे हैं और सबसेट में अगर इक्वलिटी नहीं है तो उसको हम प्रॉपर सबसेट मानेंगे। और यहां पे जो जिसका प्रॉपर सबसेट होगा उसी का जो बड़ा वाला सेट होगा वो सुपर सेट कहलाएगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3 और बी का ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ए का सारा, ए अगर सबसेट बी अगर लिखते हैं, ए का एलिमेंट सारा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, चेक हो गया। लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इसमें इक्वलिटी नहीं लगेगा, तो ये इस सेट, ये एक प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जब भी प्रॉपर सबसेट होगा उस केस में जो बड़ा वाला सेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेट, यानी बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर इक्वलिटी होगा तो सुपर सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों बराबर ही हो गया है, लेकिन इक्वलिटी जब नहीं रहेगा उस केस में जो बड़ा वाला सेट रहेगा उसको हम सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द सेट फाई। फाई हमको पता है, फाई को लिखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, a इज इक्वल टू 1 3, b इज इक्वल टू 1 3 5, c इज इक्वल टू a। इंसर्ट सिंबल, बहुत ही सिंपल है। अब हमको सबसेट है कि नहीं है ये सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो कम से कम फाई तो होगा ना, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है, और वैसे केस में फाई होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज है। फाई जो है सारे सेट का सबसेट होता है, और इसीलिए जब भी फाई दिखे तो हम बिना ज्यादा सोचे, मतलब बस एक बार क्लिक करना चाहिए कि फाई दिखा, इसका मतलब ये किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। क्योंकि कोई भी सेट लेंगे तो उसमें या तो कुछ एलिमेंट होगा या कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा वो अपने आप में फाई है, अगर कुछ होगा तो वो बड़ा। अब बी के पास क्या है, 1 3 5 है, यानी कि बी यहां पे सुपर सेट भी होगा, यानी कि ये प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। और जब भी प्रॉपर सेट होगा तो बड़ा वाला जो सेट होगा, यानी कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट जिसका सबसेट है वो वाला सेट जो हो सुपर सेट हो जाएगा। तो ये हमारा सुपर सेट हो गया। ए और बी में देखा जाए तो ए में 1 और 3 है, और बी में 1 5 और 9 है। तो ए और बी जो है इसको हम लोग सबसेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए का 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस कारण से इसको सबसेट नहीं बोल सकते हैं। ए और सी में देख लेते हैं। ए और सी में देखें तो 1 3 5 और सो ऑन है। तो ए में 1 है, यहां भी 1 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट सी में एग्जिस्ट कर रहा है, सी में कुछ एलिमेंट है जो ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी कारण से ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबजेक्ट नहीं सबसेट, सबसेट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट। सुपर सेट जो बड़ा वाला सेट है वो सुपर सेट है। तो एक तरह से समझिए कि जब हम सिंबल ये सिंपल सबसेट का करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जिस समय इक्वलिटी नहीं रहेगा वो सब जो है प्रॉपर सेट की सबसेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बी और सी में देख लेते हैं। बी और सी में अगर देखें तो बी का में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी 1 है, 5 यहां भी 5 है, यहां 9 यहां भी 9 है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है क्योंकि कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है सी में, और इसीलिए ये हमारा सी फिर से सुपर सबसेट हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, और थोड़ा सा कुछ चीज को पे अटेंशन देना है, जो कहते हैं ना पेइंग अटेंशन, कि आप थोड़ा अटेंशन दीजिए और आराम से आप इसको सीख सकते हैं। बहुत इजी है सही में, और इजी और इम्पॉर्टेंट भी है। जो अब हम +2 वाला जो बताएंगे तो जिसको जो प्लस 2 का बच्चा होगा वो दोनों वीडियो को अगर देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ
वो वीडियो कितना मतलब प्लस टू 11th में जो आप पढ़े हैं उसका कितना वहाँ पे यूज़ है, और जितना आपका सेट का कंसेप्ट क्लियर होगा, रिलेशन और सेट को समझना उतना ही, सेट एंड रिलेशन और फंक्शन को समझना उतना ही ईजी हो जाएगा। ए क्या है, ए ई आई ओ यू। बी क्या है, ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, सिंपल टेस्ट है। ए यस, ई नहीं है, इधर नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है। नो, वाई, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसीलिए नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट ऑफ ये है, बट ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ये एक रीजन हो सकता है। यहाँ पे और भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो हम इसमें से किसी एक को कोट कर सकते हैं या सारे को कोट कर सकते हैं। बट एक रिफ्यूट करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए अगर एक गलत है तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कहेगा कि मनुष्य जो है वो यूनिवर्स का सबसे अच्छा प्राणी, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जैसे ही धरती से स्पेस से बाहर जाएंगे तो हम लोग तो बिना ऑक्सीजन के सांस भी नहीं ले सकते हैं, तो पूरे यूनिवर्स के अच्छे प्राणी कैसे हुए? हम लोग धरती के सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी हो सकते हैं, मतलब स्पेसीज हो सकते हैं, ठीक है। बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी इज सबसेट ऑफ ए अगर कहा जाए, बी का एलिमेंट देखिए, ए मैच करेगा, बी यहाँ पे नहीं करेगा, तो बी भी सबसेट नहीं है। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। एकदम सिंपल है, मतलब आपका पेरिफेरल जो मतलब ब्रेन का जो पेरिफेरल भाग होगा ना, जिसमें ज्यादा लोड जहां पे नहीं लेना है, उसको यूज करने से भी ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है। ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ये क्या लिख दिया है, ठीक है। इसके कहने का मतलब हुआ कि और अगर ऐसा है और बी अगर सी का सबसेट है तो ये क्या सही होगा। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा हम एक कोई एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल। अगर ए को मान लेते हैं कि कुछ भी आपको मन चूज कर लीजिए, मान लीजिए ए है, स्मॉल ए, और बी अगर एलिमेंट अगर है तो ए इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि अगर इसको हम अगर इसका एलिमेंट मान लें और इसमें कुछ और ऐड कर दें बी सी, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, माइंड इट। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो हम एक काम करते हैं, इसमें अभी के लिए हम अभी मैटर को एस्केलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नया सीखने वाले होंगे तो उनको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो अभी हम 1 2 ही ले लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कि एक जो है बी का एलिमेंट है, यानी ए जो सेट है वही इसका एलिमेंट है। अगर बी सबसेट ऑफ सी है तो इसका मतलब सी जो होगा वो होगा स्मॉल ए 1 2 और 3 4 मान लेते हैं, एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं, तो ये हमारा जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो गया। बी जो है सबसेट ऑफ सी है, बी इज सबसेट ऑफ सी है, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसी को देख के सोचते हैं कि ए जो है वो सी का, ए सबसेट सी का है कि नहीं है। एकदम सिंपल है, एक सिंपल चेक कर लीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी है कि नहीं है। इसके लिए हमारा क्या कंडीशन है कि ए का एलिमेंट सी में होना चाहिए। ए का एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए यहाँ पे कहीं पे सी में नहीं है, और इसीलिए हम स्मॉल ए जो है एलिमेंट नहीं है सी का, और इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब हम भी इसमें जब हम मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे तो ये अपने आप में एक एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा, और इसको हम लोग, इसके अंदर वाले एलिमेंट को हम लोग नहीं जानेंगे, वो कुछ भी हो वो अलग चीज़ है। जब हम लोग फंक्शन सीखेंगे तो उस केस में इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा क्लैरिफाई ज़्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये दिमाग में रखना है कि अभी जो हमारा बेसिक चीज़ सीखे कि हम एलिमेंट चेक करेंगे, और एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। और ऑब्वियस बात है इसमें सी में ए एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मिडिल ब्रैकेट के साथ जो ए है वो स्मॉल ए के बराबर नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमको ऑलरेडी पता है और इसमें हम लोग बहुत सारा रिलेशन निकाल सकते हैं और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर इंटीजर का सबसेट है सेट है तो नेचुरल नंबर जो है वो सेट होगा इंटीजर का सेट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जीरो और निगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा, यानी कि इसका 1 इसमें 1 मिल जाएगा, 2 आपको 2 मिल जाएगा, 3 आपको 3 मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सारा एलिमेंट आपको इंटीजर में मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड। अगर होल नंबर अगर ले लेते हैं, होल नंबर ले लेते हैं तो वो होल नंबर को रिप्रेजेंट क्यू से नहीं डब्ल्यू से ही शायद करते हैं। होल नंबर जो है उसका सबसेट देख लीजिएगा जो भी करते हैं, मान लेते हैं अभी डब्ल्यू सेट है तो होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस 0 आ जाता है और वो हमारे इंटीजर में भी एग्जिस्ट करेगा तो वो भी सबसेट होगा जेड का। अगर इसको यहाँ पे दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि होल नंबर सबसेट ऑफ जेड और उसका सबसेट नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आ जाता है, तो इसका मतलब जितना इंटीजर था वो सब इसका सबसेट बन जाएगा, तो इसका सबसेट Q। और रैशनल में अगर इरेशनल को भी जोड़ दे तो रियल नंबर, इसका मतलब कि इसका जो बड़ा वाला सुपर सेट होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत सिंपल है और हम प्रॉब्लम जब देखेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम ये चीज सोच सकते हैं। इसके लिए हम ट्री भी बनाए थे वहां पे, जो हम रियल नंबर को स्प्लिट करे थे रैशनल इरेशनल, फिर रैशनल नंबर को इंटीजर फ्रैक्शन, इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर, और इसी तरीके से सबको स्प्लिट करे थे। तो उसमें जो ऊपर वाला है वो सुपर सेट होगा और नीचे वाला उसका सबसेट बनता जाएगा। एकदम सिंपल सा है तरीका, ठीक है। कैलकुलस में इंटरवल का बहुत बड़ा रोल है और इंटरवल जो है उस जो होता है बेसिकली सबसेट होता है किसी गिवन सेट का। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि रियल नंबर में डील कर रहे हैं तो हमारा जो भी सबसेट होगा वो रियल नंबर का होगा। तो रियल नंबर का होगा तो इंटरवल जो है, अगर रियल नंबर की बात करें तो ये पूरा नंबर लाइन हमारा रियल नंबर हो गया। इसी का कोई इंटरवल हो सकता है, उसको हम देखना चाहें तो इंटरवल में जब हम अगर जैसे हम मैपिंग दिखाने का एक तरीका है, इसको हम ऐसे दिखाए। अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पे ये ओपन हो या हो सकता है कि ये यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन हो, तो इसका 4 केस बनता है। तो सबसे पहले वाला केस हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल, इसी का मान लेते हैं ये 1 है और 2 है, इसी का हम क्या करेंगे ओपन इंटरवल दोनों का ले लेंगे। ये ओपन है और ये ओपन है, इसका मतलब कि 1 और 2 को एक्सक्लूड करेगा। और इसी का तीसरा केस हो सकता है कि एक को क्लोज कर दे और दूसरे को ओपन कर दे, तो ये 2 है ये 1 है, ठीक है। और इसी का चौथा क्या हो जाएगा, इधर ओपन कर दे और इधर क्लोज कर दे। क्लोज करने का मतलब हुआ इंक्लूड करना, ओपन का मतलब एक्सक्लूड करना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप बोलते हैं तुम बेटा आजाद हो गया, अब तुमको जो मन है वो करो, ठीक है। तो उसको फ्री कर दिए, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब उनके कैलकुलेशन में वो नहीं आएंगे, बोलेंगे अब बच्चा अपना बड़ा हो गया है, वो अपने आप को संभाल सकता है, अब हमको या तो छोटा घर में बच्चा है तो उस पर फोकस करना है या दूसरी चीज़ों पर फोकस करना है। तो सबसेट इंटरवल जो है इसको हम कई तरीके से, जैसे ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन, इसको बोलेंगे ओपन क्लोज, ठीक है। ये चीज कैसे पता चलेगा, इसका एक सिंपल हम फॉर्म इक्वेशन वाइज भी लिख देते हैं और ये हो जाएगा ओपन क्लोज। देखिए इसमें हम लिखेंगे अगर तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा x और 2 से छोटा और इक्वलिटी का सिंबल। इक्वलिटी का मतलब इंक्लूड करना होता है, मतलब कि x का ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, x का ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ठीक है। x का मतलब इक्वलिटी का मतलब इंक्लूडेड, इस वाले में एक्सक्लूडेड है, तो इस वाले में हम लिखेंगे 1 से बड़ा x और लेस देन 2। इस वाले में 1 इंक्लूडेड है तो यहां पे लिखेंगे 1 इक्वल x लेस देन 2। यहां पे ये ओपन है यानी कि ये ग्रेटर देन x, मतलब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2। तो ये 4 इंटरवल हमारा बहुत ब्रॉडली यूज होता है
और कैलकुलस में इंटरवल का बहुत ज़्यादा यूज है। इनइक्वलिटी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दूसरे वीडियो में, वहाँ पे भी आप देखे होइएगा इंटरवल वगैरह बहुत सारा आया है। तो सेट में ही हम लोग को इंटरवल पहली बार पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग +2 को एक हॉलिस्टिकली देखते हैं, तो हम +2 का भी कुछ कंटेंट बना रहे हैं और 11th का भी बना रहे हैं। बट आइडियली कहा जाए तो ये चीज़ पहले हमको पता होना चाहिए, और हम अज्यूम कर, जैसे हम +2 के लिए बना रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वो बच्चे को पता होगा। लेकिन आज जो पहली बार देख रहा होगा इंटरवल, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग देखेंगे इसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह के थ्रू। तो क्या बोल रहा है, ए बी रियल नंबर हो और ए अगर बी से छोटा हो, देन सेट ऑफ इंटरवल वाई, यहां से देखिए ए से बड़ा वाई और वाई बी से छोटा, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। जब यहां पे इक्वलिटी नहीं है इसीलिए इसको ओपन बोला, ए से बी के बीच में। और ए ग्रेटर बी बोलने का मेन मोटो ये है कि जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो अगर बी बड़ा होगा तभी तो हम बी को राइट साइड में लेंगे। तो इसीलिए बस मतलब हमको एक तरीका सिखा दे, अगर कोई जरूरी नहीं कि हम बी को लेफ्ट में नहीं ले सकते हैं, बस एक जो हम पीछे से सीखते हैं उसमें वो जेल कर जाए, उससे वो उसी पैटर्न से उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। जब कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लिए, जब आप पीएचडी कर लीजिएगा तो या मतलब प्लस कम से कम ग्रेजुएट हो जाइएगा मैथमेटिक्स में, उसके बाद आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप बच्चे हैं अभी, तो अभी के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि अभी जो बताया जा रहा है उसको फोकस कीजिए, और जब समझ लीजिए उसके बाद फिर उसको ट्विक करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो इसको इंटरवल डिनोट, अच्छा हाँ लिखने का, ये तो हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें, अगर हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के फॉर्मेट में तो इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 1 से लेके 2, इसका मतलब कि 1 और 2 इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल लिखने का तरीका है स्मॉल ब्रैकेट, इसको लिखेंगे तो एक तरफ क्लोज हो जाएगा, यहां क्लोज है तो पहले बड़ा 1 और 2 पे ओपन, यहां पे x इंक्लूडेड और पहले ओपन है तो हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 1 और 2 क्लोज। वैसे और भी तरीका है लिखने का, तो हम उस सारे तरीके पे नहीं जाते, ये एकदम स्टैंडर्ड और सबसे कॉमन तरीका है, आप इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आपको पूरे लाइफ, अगर मैथ में अगर से जुड़े हुए हैं तो पूरे लाइफ टाइम आपको काम देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। all the points between a and b belong to the open interval इतना, but a and 2 themselves do not belong to the interval। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल का मतलब इंड वाला पॉइंट जो होगा उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उससे बड़ा वैल्यू और आगे वाले पॉइंट में उससे छोटा वैल्यू। तो जैसे हम अगर बोलेंगे ए से बी तक अगर ओपन इंटरवल है, ये मोती जैसा बबल दिखाने का ये है कि ए का वैल्यू मतलब x का वैल्यू a से जस्ट बड़ा और b से छोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल दैट कंटेन इंड पॉइंट, अगर इंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर ले तो उसको क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे और उसमें इक्वलिटी आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ ओपन क्लोज में हो गया कि एक तरफ से ओपन है, जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ इक्वलिटी आ जाएगा, जहाँ ओपन होगा वहाँ इनइक्वलिटी रहेगा। ठीक है, सेम है, रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये और ये दोनों ही। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लेंथ ऑफ एनी इंटरवल अगर कहा जाए ना तो b माइनस ए, जहां पे हम ये अज्यूम करे हुए हैं कि b बड़ा है, ठीक है, तो b माइनस ए जो होगा उसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो, अगर जैसे 1 से अगर 2 तक जाएगा तो 1 यूनिट इसका लेंथ हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखना है, कभी कभी इसका यूज होता है। ये हमारा सबसे इस आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है। जैसे अगर हम नंबर की बात करें तो हम देखे हैं कि रियल नंबर जो है वो एक तरह का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है मतलब कि हम किसी भी नंबर की अगर को डिस्कशन करें रियल नंबर नॉर्मली, तो वो सब रियल नंबर के ही अंदर आ जाएगा। और इसीलिए एक तरह से ऐसा सुपरसेट जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के सारे सेट का सुपरसेट हो जाए, सारे सबसेट का सुपरसेट हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे उसको यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, अब ये सारा जो है रैशनल नंबर का सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है।
तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, एक बेसिक सेट है जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब नंबर वाले को यूनिवर्सल सेट जो है दूसरे स्पेसीज के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हम सारे एनिमल का अगर सेट ले लें, अर्थ पे सारे एनिमल का सेट, उसमें हम लोग भी आ जाएंगे, तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, लेकिन उसमें नंबर सिस्टम नहीं आएगा। तो इसीलिए पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो बोला गया है वो इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्टेक्स्ट के में एक तरह से दिमाग में रखने के लिए बोल सकते हैं कि जो भी सुपर सेट है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के जो सुपर सेट है उस सारे सुपर सेट का अगर हम एक सेट बनाए तो वो यूनिवर्सल सेट होगा उस कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे कि नंबर सिस्टम के लिए हमको पता है कि हम नंबर, इसका अगर प्रोग्रेशन देखें तो कैसे है, ये इसका सुपर सेट इंटीजर है, इंटीजर का सुपर सेट रैशनल नंबर है, और इस सब का सुपर सेट रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं चूंकि रियल नंबर जो है इन सारे सेट का सुपर सेट है, हम कह सकते हैं रियल नंबर नंबर सिस्टम के लिए यूनिवर्सल सेट है। चूंकि आप लोग अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े हैं, मतलब 11th के फर्स्ट क्लास में हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं पढ़ा जाता है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो फिर हम सिर्फ नंबर बोलेंगे, नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस केस में हमारा जो वो नंबर होगा वो इस सब से भी यूनिवर्सल होगा। लेकिन हम लोग जो हमारा +2 लेवल में जो चीज़ हम सीखते हैं उसमें हम कैलकुलस सिर्फ रियल नंबर, रियल वैल्यूड कैलकुलस सीखते हैं, और इसी कारण से हमारा नंबर जो होगा वो सिर्फ रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तब हम इमेजिनरी वगैरह वगैरह सीखेंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना पेशेंस अगर आप में है तो समझिए आप मैथ आराम से सीख सकते हैं, तो सीखते रहिए। थैंक्स अगेन।